गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पुनः कक्षा 7 का जो भूगोल है उसके पाठ नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। जो प्रश्न और उसके उत्तर देखेंगे बच्चों। इस लेसन का नाम है बच्चों समुद्र की गतियाँ, और इसके पहले मैं छठा लेसन पढ़ा चुका हूँ और उसका जो प्रश्न और उत्तर है उसको मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाकर के वहाँ यूट्यूब पर मंगलम मंत्रा चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं और उसको ओपन करके आप देख सकते हैं वहाँ से बच्चों। तो चलते हैं एक नए लेसन जिसका नाम है समुद्र की गतियाँ, और यह कक्षा 7 का जो भूगोल है उसका पाठ नंबर 7 है बच्चों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन और आंसर। उसके पहले मैं आपका अपने मंगलम मंत्रा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मनोज पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः। आइए चलते हैं प्रश्न और उत्तर पर। यहाँ है पाठ नंबर 7 और कक्षा 7। यहाँ है लेसन का नाम समुद्र की गतियाँ। आप लोग किताब निकाल लीजिए और वो जो 7वां लेसन है समुद्र की गतियाँ उसको देख लीजिए बच्चों। तो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। संक्षेप में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। उत्तर थोड़ा सा छूट गया है बच्चों तो उसको लिख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर पहला है तरंगे कैसे बनती हैं। तरंगे कैसे बनती हैं तो आपको मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया भी है। तो आइए देखते हैं इसके उत्तर को। जल की सतह से टकराकर पौने उसे विभिन्न स्थानों से उठा लेती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल क्या करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। जल की सतह से टकराकर, जल की सतह से टकराकर जो पौने होती हैं उसे विभिन्न स्थानों से उठा लेती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल जो होता है, पानी जो होता है ऊपर से नीचे होता रहता है, जिन्हें हम तरंगे कहते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन अर्थात दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ है, और यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने बात है, तरंगे कैसे बनती हैं पूछ रहा है और इसमें थोड़ा सा छूट गया है। तो यहाँ देखिए, तरंगे समुद्र की सतह पर पौनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। तरंगे जो है समुद्र की सतह पर पौनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। ये शॉर्ट हो गया, ये मैंने बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये है बच्चों खा। प्रश्न नंबर दूसरा या खा समझ सकते हैं। तो दूसरा है ज्वार भाटा क्या है। ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। मतलब ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होते हैं और ज्वार भाटा है क्या। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं बच्चों। तो इसका आंसर है सागरी जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार। जब जो सागरी पानी होता है, सागरी जल होता है, वह जब ऊपर आता है, ऊपर उठता है और आगे बढ़ जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे ज्वार कहते हैं। तथा सागरी जल के नीचे गिरकर जब अब वही पनिया जब नीचे आता है और सागर की ओर वापस लौटने का प्रयास करता है या लौट जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं बच्चों। ठीक है, ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण उत्पन्न होते हैं। यह भी आप जानिए कि जो ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं वो सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण उत्पन्न होते हैं बच्चों। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन का उत्तर। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के उत्तर में। ये तीसरा क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न नंबर गा अर्थात तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न है महासागरी जल की गतियों के नाम लिखिए। महासागरी जल की गतियों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा महासागरी जल की गतियां निम्न है। नंबर 1 है लहरें, नंबर 2 है ज्वार भाटा, नंबर 3 है धाराएं, नंबर 4 है सुनामी। सुनामी, ठीक है, सुनामी। ठीक है, तो ये रहा महासागरी जल की गतियां। ये 4 गतियां हैं। और उसके पहले फिर मैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके पहले मैं आपको फिर अवगत करा दूं कि आप यूट्यूब चैनल अगर जो बच्चे नहीं प्राप्त कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो वो लोग यूट्यूब पर चले जा करके मंगलम मंत्रा MANGLAM मंगलम और MANTRAA
लगा करके सर्च करके और यूट्यूब पर ये सब लेसन देख सकते हैं बच्चों। चलते हैं आगे बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, या घ है, प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम लिखिए। प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम लिखिए। तो उत्तर है, पहला है प्रशांत महासागर की जो 5 जलधाराएं हैं उसमें पहला है क्यूराइल की धारा। कौन सी धारा? क्यूराइल की धारा। नंबर 2 है क्यूरोसियो की धारा और नंबर 3 है उत्तर विस्वती रेखीय धारा। नंबर 3 उत्तर विस्वती रेखीय धारा और 4 है दक्षिण विस्वती रेखीय धारा और नंबर 5 है पीरू की धारा। ये 5 धाराएं पूछा है प्रशांत महासागर की 5 जलधाराओं के नाम। तो ये सब 5 धाराएं मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है बच्चों। ठीक है, आइए चलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अंगा या 5वां। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम लिखिए। वहां क्या पूछा था? प्रशांत महासागर पूछा था 5 जलधाराओं के नाम। यहाँ अटलांटिक महासागर के 5 धाराओं के नाम लिखिए। ठीक है, ये सब महासागर हैं। ठीक है, अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं उत्तर में पहला है अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं वो नंबर 1 है लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर धारा 1 नंबर। दूसरा है, यहाँ कतारी नहीं होगा, कनारी होगा बच्चों, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है टाइप करने में, तो आप सही कर लीजिएगा। कनारी की धारा, कै न परग मंतर ना रापर बड़ी मंतरी, कनारी की धारा। तो कनारी की धारा लिख लीजिए। दूसरा, तीसरा है गल्फ स्ट्रीम की धारा। जो गल्फ स्ट्रीम की धारा कैसी है? ये गर्म जल धारा है बच्चों। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम की धारा। नंबर 4 है उत्तर विस्वती रेखीय धारा। नंबर 5 है ब्राज़ील की धारा। ये 5 अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। इसको आप लोग कॉपी निकाल करके वहाँ पर अच्छे से आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, और उसको नोट ही ना करिएगा, उसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। और 2-1 बार ये वीडियो को जरूर देख करके और पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये अंगा हो गया। चा देखिए, छठा प्रश्न नंबर 4, सुनामी क्या है तथा यह तरंग से किस प्रकार भिन्न है? तो तरंग हम लोग प्रश्न नंबर पहले देख चुके हैं। तरंग क्या है? तो देखते हैं सुनामी क्या है। तो सुनामी महासागरीय जल की एक गति है बच्चों। सुनामी क्या है? ये महासागरीय जल की एक गति है। और सुनामी जापानी शब्द है। सुनामी कैसा शब्द है? जापानी शब्द है, जिसका अर्थ होता है विनाशकारी लहरें। विनाशकारी लहरें बच्चों। और शेष प्रश्न नंबर 1 में वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं कि यह तरंग से किस प्रकार भिन्न है सुनामी से न। ये सुनामी जब आती है तो पूरा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। फिर ये रहा आपका छठा क्वेश्चन रहा। अब आपका अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? अंतर पूछ रहा है। तो अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 2 जब देखेंगे, वो पहले का आंसर था चा तक, अब दूसरे का देखिए अंतर स्पष्ट कीजिए। तो किसमें अंतर? तरंग और ज्वार भाटा में अंतर पूछ रहा है बच्चों। तो उत्तर होगा तरंग में। देख लीजिए, ऐसे खाका बना लीजिएगा। ठीक है, एक ओर लिख लीजिएगा तरंग और दूसरी ओर ज्वार भाटा। ठीक है, ऐसे बना लीजिए। तो पहले में तरंग में लिखेंगे समुद्र की लहरों को तरंग कहते हैं। तरंग किसे कहते हैं? समुद्र की लहरों को तरंग कहते हैं। और ज्वार भाटा में लिखेंगे समुद्र के ऊपर उठते जल को ज्वार तथा गिरते जल को हम भाटा कहते हैं। ये हो गया। नंबर 2 तरंग में लिखिएगा। तरंग में लिखिए तरंगों का उठना पवनों पर निर्भर करता है। तरंगों का उठना हवा पर निर्भर करता है बच्चों। और ज्वार भाटा में लिखेंगे दूसरा नंबर, ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों पर निर्भर करता है। जो ज्वार भाटा होता है वह सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों पर निर्भर करता है बच्चों। तो ये रहा आपका तरंग और ज्वार भाटा में डिफरेंस, अंतर। विश्वास है कि आपको ये लेसन अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से आप समझते हुए चल रहे होंगे। फिर है दूसरा
अंतर पूछ रहा है, गर्म और ठंडी जलधारा में अंतर पूछ रहा है। गर्म धारा और ठंडी धारा में क्या अंतर है? तो आइए देखते हैं अंतर को बच्चों। तो एक और लिख लीजिए गर्म धारा और एक और ठंडी धारा बच्चों, ठीक है। इस नाते छोटा छोटा लिखवाए हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो पहला देखते हैं गर्म धारा में पहला है, ये धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। गर्म जल धारा में लिखेंगे ये धाराएं जो हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, ठीक है। और ठंडी धारा में आ जाइए, ये धाराएं ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। तो ये दोनों विपरीत दिशाओं में चलती हैं। एक गर्म जलधारा जो है वह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है और वहीं ठंडी धारा जो है वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है बच्चों। और गर्म जलधारा में दूसरा बिंदु आ जाइए, इसका जल गर्म होता है। गर्म जलधारा नाम से ही है गर्म जलधारा, ठीक है। तो इसका जल गर्म होता है, गर्म जलधारा में ये गर्म होता है बच्चों, ठीक है। और दूसरा है ठंडी धारा में लिखेंगे इसका जल ठंडा होता है। इसका जल कैसा होता है? ठंडा होता है। तो ये रहा आपका तरंग और ज्वार भाटा में एक अंतर और दूसरा गर्म और ठंडी जलधारा में ये अंतर, ठीक है। दो का और खा दिया है, तो का है तरंग और ज्वार भाटा में अंतर पूछा है, तो इसका मैंने यहाँ बता दिया अच्छी तरह से। और खा में भी पूछा है गर्म और ठंडी जलधारा में अंतर बताइए, तो यहाँ हम लोगों ने गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा देख लिया और वहाँ ऊपर तरंग और ज्वार भाटा भी देख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर पूछ रहा तीसरा गा, वही अंतर में गा पूछ रहा है, धारा और प्रवाह में क्या अंतर है? धारा और प्रवाह में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है बच्चों? तो उत्तर देखते हैं बच्चों। धारा में आ जाइए, ऐसे बना लीजिए, एक और धारा लिख दीजिए, एक और प्रवाह लिख दीजिए, ठीक। तो पहला है धारा में महासागरीय जल का कम चौड़े तथा तेज गति में बहने वाले रूप को धारा कहते हैं। क्या नहीं समझे? फिर से देख लो, महासागरीय जल का कम चौड़े तथा तेज गति में बहने वाले रूप को धारा कहते हैं। जब आप देखते होंगे जब बाढ़ आती है या कोई अन्य गतिविधियां होती हैं, तो जब पानी की खूब तेज धारा होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खूब तेज बहाव होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। और वहीं प्रवाह किसे कहते हैं बच्चों? तो लिख सकते हैं महासागरीय जल का एक चौड़े तथा धीमी गति में बहने वाले रूप को हम प्रवाह कहते हैं, ठीक है। तो धीरे 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 बहता रहता है पानी, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं, ठीक है। धीमी गति से बहने वाले रूप को हम प्रवाह कहते हैं। एक लाइन में अगर लिखना हो आपको तो लिख सकते हैं धीमी गति से बहने वाले रूप को प्रवाह कहते हैं और धारा किसे कहते हैं? तेज गति से बहने वाले रूप को हम धारा कहते हैं। भले आप लोग महासागरीय जल का कम चौड़े ये सब न लिख करके सीधे लिख सकते हैं धारा में कि तेज गति से बहने वाले रूप को हम धारा कहते हैं और धीमी गति से बहने वाले रूप को हम प्रवाह कहते हैं। इतना ही लिख सकते हैं। भले ये महासागरीय जल का एक चौड़े ये सब काट सकते हैं, यहीं से लिख सकते हैं धीमी गति में बहने वाले रूप को हम प्रवाह कहते हैं, ठीक है। दोनों स्तर से बता दिया, चाहे पूरा लिख लीजिए चाहे काट करके लिख लीजिए, ठीक। नंबर 2, धारा में नंबर 2 आ जाइए। इनकी गति लगभग 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जो धाराओं की गति होती है तो उनकी लगभग 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 1 घंटे में वो जो धाराएं होती हैं वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर तक अपना वेग कर सकती हैं, ले सकती हैं, ठीक है, जा सकती हैं। और प्रवाह में देखिए इनकी गति लगभग 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब 1 घंटे में ये जो प्रवाह होता है, धीरे धीरे बहने वाली जो धारा प्रवाह होती हैं वह 1 घंटे में 1 से 3 किलोमीटर तक बह सकती हैं। तो ये रहा धारा और प्रवाह में। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। फिर पूछ रहा है कारण स्पष्ट करिए, कारण बताइए। क्या पूछ रहा है? कारण बताइए। प्रश्न नंबर 3 कारण पूछ रहा है। पहला देखिए बच्चों, समुद्र का जल खारा होता है। समुद्र का जल खारा होता है, ये तो होता ही है, लेकिन उसके और कारण पूछ रहा है।
समुद्र का जल खारा होता है। तो आइए देखते हैं, महासागरों का जल जो होता है विभिन्न प्रकार के लवणों की उपस्थिति के कारण खारा होता है। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों, महासागरों का जल जो होता है विभिन्न प्रकार के लवणों की उपस्थिति के कारण खारा होता है। तो ये रहा आपका, ये कारण स्पष्ट कीजिए, ये पहला का उत्तर हो गया। ठीक, नेक्स्ट खा देखिए, इसी का जो कारण बताइए, इसी में का खा गा ऐसे है। ठीक है, तो उसको लिखते जाइएगा। खा है, पूर्णमासी और अमावस्या को दीर्घ ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार आता है। तो इसका कारण पूछ रहा है, तो कारण देख लेते हैं बच्चों। पूर्णमासी और अमावस्या को पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा के दौरान, जब ये लोग परिक्रमा करते हैं तो एक सीध में आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक सीध में, परिक्रमा करते हुए एक सीध में आ जाते हैं, जिससे सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता रहता है। जो सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण का शक्ति जो होती है वह किस पर पड़ता है? पृथ्वी पर पड़ता है और दीर्घ ज्वार आ जाता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका खा। नंबर 3, उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले रहते हैं। उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले रहते हैं। तो बंदरगाह आप जानते हैं, जहां जो पानी की जहाज़ें रुकती हैं और माल को लोड करती हैं, तो उसी को हम लोग बंदरगाह कहते हैं। या बता सकते हैं जहां शिपें, पानी की जहाज़ें रुकती हैं, कई जहाज़ें रुकती हैं, उसे बंदरगाह कहा जाता है। तो आइए देखते हैं उत्तर। गर्म हवाओं के प्रभाव के कारण उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। ठीक है, गर्म हवाओं के प्रभाव के कारण। ठीक है, तो ये रहा आपका गा का उत्तर। नेक्स्ट घा है बच्चों, मुख्य मत्स्य क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। तो क्या होता है बच्चों? जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तो वहाँ मछलियों का क्या होगा? मछलियाँ अधिक पाई जाएंगी। तो आइए उत्तर देखते हैं बच्चों। जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ मछलियाँ बहुत अधिक पाई जाती हैं। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ मछलियाँ बहुत अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होती है। ये ठंडी और गर्म धाराओं के नाते, जल धाराओं के नाते यहाँ प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होती है, जो मछलियों का मुख्य भोजन बनती है। अर्थात मछलियाँ जो होती हैं यही प्लैंकटन नामक घास को खाती हैं और अपना जीविकोपार्जन करती रहती हैं बच्चों। ये रहा घा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प की पहचान कीजिए। सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो का है बच्चों, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण पूछ रहा है। ज्वार भाटा क्यों आते हैं, किसके कारण होते हैं बच्चों? तो आप पढ़े हैं कि पृथ्वी का घूर्णन नहीं, ये चंद्रमा का आकर्षण, चंद्रमा का आकर्षण। तो टिक लगा दीजिए बी पर, बी सही है आपका। चंद्रमा के आकर्षण के नाते ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है बच्चों। ठीक है, पवन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। खा देखिए बच्चों, मीठे जल का संबंध किससे है? तो क्या मीठे जल का संबंध नदी से है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सागर से है? बिल्कुल नहीं। यहाँ से महासागर से है। मीठे जल का संबंध किससे है? महासागर से। ठीक, तो ये रहा आपका चौथा। अन्य देख लेते हैं। नहीं, अब नहीं है। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न नंबर 4। विश्वास है कि आपको मंगलम मंत्रा चैनल पर जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक बटन ज़रूर आप प्रेस करिएगा और अन्य बच्चों को भी बताइएगा। और इसके क्वेश्चन आंसर जो लिखवा दिए हैं उसको तत्काल आप अपने कापियों में आप लोग लिखते जाइए बच्चों। ठीक है, लिखते जाइए। जो भी नए समझ में आवे उसको कमेंट के द्वारा भी पूछ लीजिए। ठीक है, तो अगली वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और बताएंगे कि ये लगातार
एक जो प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला चल रही है, इसको अच्छी तरह से आप लोग कॉपी में लिखते रहिएगा। ये नहीं कि एक बार देख लें, सुन लें तो वो भूल जाएगा, कॉपी में लिखा रहेगा। तो परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है ये सब, और आपके परीक्षा में आ सकते हैं बच्चों। तो इसी के साथ मैं मनोज पांडे आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।